और इधर बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हिंदू शरणार्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। शरणार्थियों ने अरविंद केजरीवाल के पाकिस्तान वाले बयान का विरोध किया है। केजरीवाल ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शरणार्थियों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला था, जिसके बाद शरणार्थियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो शरणार्थी हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है और प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से बयान दिया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसका विरोध इन शरणार्थियों की तरफ से किया जा रहा है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अजातिका सिंह सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रही है। अजातिका, तस्वीरों में हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो शरणार्थी हैं सड़कों पर उतरे हैं। क्या अभी फिलहाल वहां पर जो माहौल है, क्या मांग कर रहे हैं शरणार्थी? देखिए, लगातार जो मांग है वो यही की जा रही है कि केजरीवाल जी ने जो कमेंट दिया है वो अपने शब्दों को वापस लें, क्योंकि उस कमेंट से जो तमाम प्रदर्शनकारी शरणार्थी जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं वो बेहद आहत नजर आ रहे हैं। लगातार हमने उनसे बात भी की है और अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाया भी है कि कितने ज़्यादा गुस्से में भी हैं और आहत भी हैं। पहले लेयर की बैरिकेडिंग को पार करने के बाद अब ये जो शरणार्थी हैं ये दूसरी लेयर की बैरिकेडिंग तक पहुंच गए हैं और यहाँ पर भारी भरकम सुरक्षा बल, पुलिस बल आपको नजर आएगा। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि क्या कुछ मांग है, तो देखिए यहाँ पर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा है, झूठे केजरीवाल, सीएए कानून पर भ्रम मत फैलाओ, जनता को सच बताओ। हाथों में देखिए तिरंगा है, देश का, भारत देश का झंडा है और मुंह पर लगातार जो इनकी वाणी है वो ये बोल रहे हैं कि भारत माता की जय। जबकि ये लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, भारत में रहते हैं, कोई 20 साल से तो कोई 13 साल से तो कोई 30 साल से रह रहा है। देखिए जो तमाम लोग हैं हम उनसे बात करते हैं और उनकी बात पहुंचाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? लगातार ये बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी अपने शब्द वापस लो। हाँ, ये जो कल जो केजरीवाल ने जो कल बयान दिया है ना कि ये जो पाकिस्तानी या अफगानिस्तान कहाँ से भी ये जो हिंदू शरणार्थी आए हैं ना उनको मतलब नागरिकता न दी जाए, ये केजरीवाल की नागरिकता तो आपको मिल ही रही है। ये जो इसने गलत, केजरीवाल क्या हम चोर दिखते हैं उसको? हम क्या उसको चोर दिखते हैं? किसी का डाका मारा है, किसी का हमने क्या बिगाड़ा है? ऐसा इंजाम क्यों लगाता है? ये कोई लगाने से हम हट जाएंगे, हम बॉर्डर पार करके अपने धर्म के खातिर आए, तो ये हटाने में कोई हमें देर नहीं लगी। छुप क्यों रहा है? छुपो मत, बाहर आके हमारी बहन बेटियों से बात करो, आके सरेआम हमें बोलो ना, ऐसे छुप के मत बैठो, आके हमारे सामने आके बताओ भाई तुम बगैर काम के हो, तुम चले जाओ। ऐसे आपने अपने बच्चों का नाम क्या रखा है एक बार बता दीजिए। मैंने तो पाकिस्तान में रह के अपने बच्चों का नाम भारत रखा, भारतीय रखा और नागरिकता पोती का नाम रखा। मेरा तो इतना लगन, मैं बॉर्डर क्रॉस कर सकती हूँ तो ये कुछ भी नहीं मेरे लिए। आप क्यों छुप के बैठे? आके मेरे से एक बार बात तो करो। मैं यही कहना चाहती हूँ, वो प्रधानमंत्री के, वो यहाँ के मुख्यमंत्री है, हम चोर किसी को नहीं बता, वो आके हमारे से बताओ तो सही, आके हमारा हाल तो सुनो। भाई ये बेटियां बहुएं क्या कहना चाहती है, एक बार हमारे सामने तो आओ। केजरीवाल ने हमको चोर बोला, चोर नहीं तो क्यों छुप के बैठा है? बाहर निकलो, हमसे सामना करो। जैसे हम आए सामना करने के लिए, हमने उनका क्या चुराया है? आपको कितने वर्ष हो गए हैं भारत में रहते हुए? 13 वर्ष हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 21 साल हो गए, बहुत सालों से रह बनना। आपके हाथों में तिरंगा है, तिरंगा ऊंचा रहे भारत का। ठीक है, हाँ, तिरंगा ऊंचा रहे। जो बयान दिया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसकी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है लोगों के अंदर। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। देखिए, केजरीवाल ने यह आरोप लगाया था कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए बीजेपी चुनाव से पहले सीएए लेकर आई है। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि इस कानून की वजह से पड़ोसी देश के लोग भारी संख्या में हिंदुस्तान आ जाएंगे और यहाँ के नागरिकों का हक मारा जाएगा। आज गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया कि सिर्फ तुष्टीकरण की वजह से विपक्ष विरोध कर रहा है। केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से आपा खो चुके हैं।
सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहाँ बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है? वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। देखिए, सीए को लेकर देश की राजनीति भी गर्म हो गई है, जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि इससे किसी को नुकसान नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इसे लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। नीति, नियत, टाइमिंग पर सवाल है। कांग्रेस का यह कहना है जिस नियत से, जिस नीति से, जिस टाइमिंग पे इसे लाया गया है उस पर सवाल उठा रहे हैं। अमित शाह ने उठाए थे राहुल पर सवाल। लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून जिसे अब लागू कर दिया गया है, इसके मसले पर राजनीति गरमाई हुई है। पहले तो चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने इसे लागू किया और अब विपक्ष की तरफ से जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है और साथ ही कांग्रेस से पूछा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी सीएए पर अपना स्टैंड साफ करें। मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी। आपने गृह मंत्री को सुना है, वो आपसे पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि सीएए पर आपका स्टैंड क्या है। गृह मंत्री जी का इंटरव्यू ऐसा लग रहा था कि सवाल लिख के उन्होंने भेज दिए हैं और उन्हीं का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल उसे लगता है वो सवाल टाल गए वो कि 9 बार क्यों कमेटी से इन्होंने टाइम का एक्सटेंशन लिया था। क्या इंतजार कर रहे थे वो कि 2019 में जो पारित हो चुका है उसे 2024 में तब क्यों ला रहे हैं जब नोटिफिकेशन के 4-5 दिन रह गए। टाइमिंग कोई जवाब नहीं। अगर आपकी नीयत खराब नहीं है और टाइमिंग खराब नहीं है तो आपने धर्म के आधार पर क्यों किया? अधिकार तो सरकार को था, वो छटनी करती, जो अच्छे हैं, जो बुरे हैं, जिनका चरित्र संदिग्ध है उनको लेती, पर आपने धर्म का एक ये ब्लॉकेट क्यों लगाया? तो आपकी नीयत आगामी चुनाव में चूंकि आप हार रहे हैं तो इसलिए आप पोलराइजेशन चाहते हैं। सर, जो सवाल ये तमाम हैं इसी पर गृह मंत्री ने जवाब दिए हैं। क्या आप लोग संतुष्ट नहीं हैं गृह मंत्री के जवाब? देखिए, मैंने कहा अपूर्ण है जवाब। जो मुख्य सवाल है, देश की आबादी, देश का रोजगार, देश की महंगाई, क्या ये कदम उसको सीधा प्रभावित नहीं करेगा? ये जो धर्म का आपने बैरिकेड लगाया है, इससे क्या पोलराइजेशन नहीं होगा? आप हमें ये बता दें बड़ा सीधा सा, टाइमिंग 19 से लेकर अब तक क्या कर रहे थे आप? 9 बार टाइम क्यों मांगा आपने कमेटी से? तो इन सवालों के जवाब तो नहीं आए हैं ना, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये इंटरव्यू प्रयोजित नहीं है? आखिरी में आप लोग, चूंकि सर जब ये कानून आया था और अब जब ये लागू हुआ है, आपने तब भी कहा था, अभी कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है और धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अगर 24 में सरकार बनी कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की, तो ये जो कानून है क्या इसे वापस लिया जाए? देखिए, मेरे ख्याल से इसको चुनौती दी जाएगी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जो भी होगा कोर्ट तय करेगा इसको। पहले जब कोर्ट तय कर ले तब तो सवाल उठेगा।
अभी तो कोर्ट को तय करने दीजिए। पर एक चिंता मेरे मन की है, क्या भारत माता की वो संतानें जो वफादार रही देश से, उन पर ये बोझ नहीं होगा? जो किसी वजह से चले गए थे बेहतर सुख सुविधाओं के लिए, वो आएंगे जब, तो कंपटीशन और नहीं बढ़ेगा। और ये छोटा मोटा 1000, 2000, 10,000 लाख का मामला नहीं, 2.5-3 करोड़, यानी एक कनाडा, एक ऑस्ट्रेलिया आप समझने जा रहे, छोटे छोटे 4-6 देश आप में जुड़ जाएंगे। तो क्या भारत के युवाओं के साथ, भारत के रहने वालों के साथ ये अन्याय नहीं है? तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को आपने सुना, जिन्होंने सीए की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। और चलिए अब बात करेंगे सबसे बड़े ओपिनियन पोल की। तो देखिए, यूपी में बीजेपी बढ़त बनाते हुए यूपी में दिख रही है, लेकिन पंजाब और कर्नाटक में क्या स्थिति है ये भी हम आपको बताएंगे। ओपिनियन पोल में किसकी क्या स्थिति है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव है और तमाम जो पार्टियां हैं अपनी अपनी बात कह रही है, अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है ये हम आपको ओपिनियन पोल में बताएंगे। भारत की सियासत में एक बहुत पुरानी कहावत ये है कि केंद्र सरकार का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और या फिर यूं ही नहीं कहा जाता है। इसकी वजह यह भी है कि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, यानी कि 80 सीटें हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें यूपी में ही मिली थी, लेकिन सवाल यह है कि इस बार आखिरकार होगा क्या, हम आपको बताएंगे। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में सब कुछ साफ हो चुका है, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति भी तय करता है और उत्तर प्रदेश देश का विकास भी दिशा तय करता है। यूपी में जब से डबल इंजन सरकार आई है, यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदले। देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार। अब की बार 400 पार, अब की बार हिंदुस्तान की मौजूदा राजनीति के सबसे बड़े नेता अगर लगातार तीसरी दफा सर्वोच्च सत्ता में वापसी को लेकर आश्वस्त हैं, अगर 400 सीटों का लक्ष्य हासिल कर चुनावी राजनीति में नई भगवा लकीर खींचने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, अगर 140 करोड़ की आबादी को जीत की हैट्रिक की गारंटी दे रहे हैं हिंदुस्तान के प्रधान, तो मान लीजिए कि इसके लिए देश के सबसे बड़े सूबे में विराट विजय की जरूरत होगी। और यूपी में बीजेपी के नेताओं का दावा है कि ऐसा ही होगा। देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ पीएम बनाने का मन बना लिया है। आधे से ज्यादा मतों का प्रतिशत हम लोगों को मिलने वाला है। एक तरफा हम लोग चुनाव जीत करके 400 पार करेंगे, मोदी जी को पीएम बनाएंगे और यूपी की 80 की 80 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में एक तरफा कमल खिलेगा। तो आगे का सवाल यहीं से है, क्या बीजेपी वाकई यूपी में 80 सीटें जीत पाएगी या अखिलेश राहुल की जोड़ी बीजेपी को रोक देगी? एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चुनाव से ठीक पहले हुए इस सर्वे के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि पिछले चुनाव में यूपी की क्या स्थिति थी। 2019 में एनडीए को 64 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी को 62 और अपना दल को 2 सीटें मिली। इस बार सियासी समीकरण 180 डिग्री घूम चुका है। गठबंधन का आकार प्रकार बदल चुका है। इस बार एनडीए का विस्तार हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में बीजेपी के साथ अपना दल है, जयंत चौधरी की आरएलडी है, संजय निषाद की निषाद पार्टी है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी भी है। दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ है और इस सब के बीच मायावती अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी। मोदी विरोधी पार्टियों का दावा है कि यूपी में इस बार बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी। बीजेपी का वोट कटा है, लेकिन वो करीब 400 पार आएगा। वो आप सुन नहीं पा रहे ढंग से। वो 400 पार नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 हार। आप सुनने में क्यों गलती करते हो? अब सवाल है कि चुनाव की घोषणा से ठीक पहले लोगों का मूड क्या है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में तस्वीर साफ होती दिख रही है। पूरे देश की निगाह इस बात पर है कि आखिरकार कितनी सीट कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश में। ये देखिए 74 सीट एनडीए उत्तर प्रदेश में जीतता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन की बात करें यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर 6 सीट, बसपा 0 और अन्य भी 0।
मतलब यूपी में बीजेपी को 80 में से 80 सीटें मिलती नहीं दिख रही। हालांकि सर्वे के मुताबिक 2014 की मोदी लहर से भी ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी को मिल सकती हैं। तो आगे का सवाल है कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलने की वजह क्या है। पहली वजह राम मंदिर, दूसरा एसपी और बीएसपी का अलग अलग चुनाव लड़ना, तीसरा एनडीए का विस्तार, चौथा दल बदल, पांचवा लाभार्थी और आखिरी बीजेपी की रणनीति। बहुप्रतीक्षित राम मंदिर के जरिए बीजेपी ने पुरातन वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर बनने के बाद से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में रोज मंदिर जाने वाले 51% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। इस बार ये आंकड़ा बढ़ाने के लिए रामनामी पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। भाजपा शांति और सौहार्द से हर आकांक्षा, हर सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तभी तो सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। दूसरी बड़ी वजह है कि एसपी और बीएसपी के अलग अलग चुनाव लड़ने से भी बीजेपी को फायदा होगा। 2014 में कांग्रेस, एसपी और बीएसपी तीनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। तब एसपी को 22.35% वोट के साथ 5 सीटें मिली थी। बीएसपी को 19.77% वोट के बावजूद एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि कांग्रेस को 7.53% वोट के साथ 2 सीटें मिली थी। तब कांग्रेस के साथ जयंत चौधरी की पार्टी भी थी। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ चुनावी मैदान में थी। तब 17.96% वोट के साथ एसपी को 5 सीटें मिली, 19.26% वोट के साथ बीएसपी को 10 सीटें और अकेली लड़ने वाली कांग्रेस को 6.31% वोट के साथ सिर्फ 1 सीट। इस बार जब मायावती ने अकेले मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है तो बीजेपी की सीटें बढ़ती दिख रही हैं। हालांकि यूपी में बीजेपी अपने वोट के विस्तार के लिए एक मोर्चे पर काम कर रही है। मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम कर रही है। यूपी में करीब 13 करोड़ केंद्र सरकार के लाभार्थियों पर सरकार की नजर है। केंद्र सरकार ने एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, खाद कारखाना, एयरपोर्ट सरीखी सौगातें दी। वहीं दूसरी तरफ दल बदल भी जारी है। खासकर जहां बीजेपी कमजोर है, वहां पर दूसरे दलों से आए नेताओं को जोड़कर किले को मजबूत किया जा रहा है। बीएसपी के रितेश पांडे बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के 7 विधायक बगावत कर बीजेपी की ओर रुख कर चुके हैं। कांग्रेस के राजेश मिश्रा, विभाकर शास्त्री और अजय कपूर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 140 करोड़ लोग इस देश में एक नेता को युग पुरुष आदरणीय मोदी जी की तरफ देख रहा है। मैं उसकी गारंटी मानता हूं जो जमीन पे काम हो रहा है। आज जो देश में हर व्यक्ति को सहूलियत मिल रही है, योजनाएं मिल रही हैं, तो वो मोदी जी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और लोगों की सेवा में अपने आप को समर्पित करूंगा। जो पार्टी निर्देश करेगी उस काम को करूंगा। जाहिर है इसका असर भी काफी हद तक दिख रहा है। हालांकि चुनाव के ऐलान से पहले सबसे बड़े ओपिनियन पोल में बीजेपी 80 में 80 सीटों के लक्ष्य से काफी पीछे दिख रही है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी बदलने का खेल लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि बिहार से कांग्रेस की एक बड़ी नेता बीजेपी में शामिल हो सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। बिहार में कांग्रेस को बड़ा झटका संभव माना जा रहा है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जैनेंद्र कुमार मेरे सहयोगी सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, खबर के पीछे की सच्चाई आखिरकार क्या है और कौन वो बड़ी नेता है जो शामिल हो सकती है, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, पहली चीज यह है कि सच्चाई है, तभी हम खबर बता रहे हैं दर्शकों को। बड़ी खबर यह है कि बिहार से आने वाली कांग्रेस की एक बड़ी महिला नेता पार्टी को झटका देने वाली हैं। जल्द वो बीजेपी के संपर्क में है, अपने बेटे के लिए वो टिकट के लिए बीजेपी के संपर्क में है और जैसे ही बात बनती है हम देखेंगे कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। सूत्रों ने हमें ये बताया है कि उन्होंने अपनी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को साफ कर दिया है कि ना तो वो चुनाव लड़ेंगी, ना ही उनके बेटे कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे।
तो ऐसे में जबकि कयास लग रहे हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर जल्द बीजेपी में शामिल होने वाली हैं, जब हमने संपर्क किया उनके करीबी सूत्रों से तो उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। जो महिला नेता हैं, चूंकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कहीं ना कहीं होना बाकी है, इसलिए हम उनका नाम फिलहाल दर्शकों को नहीं बता रहे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में लोग उनके नाम को समझने में उन्हें मुश्किल नहीं होगी। बिहार से एक बड़ी महिला चेहरा है वो, और कांग्रेस में शीर्ष पर वो रही हैं, और उनका जाना निश्चित तौर पर पार्टी के लिए एक झटका होगा। उनके बेटे भी पार्टी में सक्रिय हैं और उन्हीं के लिए वो बीजेपी से उनकी टिकट के लिए संपर्क में हैं। और ये बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि संभव है कि अगर आरा या काराकाट से बीजेपी, बिहार की आरा या काराकाट सीट से बीजेपी उनके बेटे को टिकट देने के लिए तैयार हो जाती है तो वो जल्द ही पार्टी बदल सकती है, और इसको लेकर के बातचीत चल रही है। उन्होंने अपनी पार्टी को यह बता दिया है कि ना तो वो और ना ही उनके बेटे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, और ये घटनाक्रम जो है वो अगले 1 से 2 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार से आने वाली जो कांग्रेस की बड़ी महिला नेता है वो बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। जी, बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है। देखिए, जो फॉर्मूला है सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में वो तय हो चुका है। ये बड़ी जानकारी, लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट पर, उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट, जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट, और वीआईपी से अगर बात बन जाती है तो 1 सीट मिलेगी। अगर मुकेश सहनी से सहमति नहीं बनी तो कुशवाहा की पार्टी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और प्रकाश कुमार इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे विस्तार से। प्रकाश, क्या फॉर्मूला तय हुआ है? देखिए, 2 बड़ी खबर है बिहार से। एक तो मंत्रिमंडल विस्तार जो आज होना था वो टल गया, लेकिन कल 11 बजे सुबह में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, और जेडीयू के जो पुराने चेहरे हैं, सिर्फ एक नया चेहरा महेश्वर हजारी हो सकते हैं, बाकी रिपीट किए जाएंगे, और बीजेपी की तरफ से सूची आना बाकी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि 1-2 दिन के अंदर में ही जो बिहार एनडीए का है वो ऐलान हो जाएगा, और जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी की 5 सीटें साफ हो गई हैं, क्योंकि इसी को लेकर मामला फंसा हुआ था। और दूसरी तरफ 16 यानी कि बराबरी की सीटें होंगी, बीजेपी और जेडीयू के बीच में बराबर सीटें बांटी जाएंगी, और उपेंद्र कुशवाहा के अलावा जीतन राम मांझी के पास एक और सीट आएंगी, जो गया सीट के बारे में दावा किया जा रहा था कि गया से उन्हें सीट दिया जाएगा। उनके बेटे संतोष मांझी वहां से चुनाव लड़ेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी ने अब तक पत्ता नहीं खोला है, लेकिन उन्हें 1 सीट का ऑफर दिया गया है। अगर वो 1 सीट पर बांध लेते हैं तो बात बन जाएगी, तो उन्हें 1 सीट दे दी जाएगी। नहीं तो, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को कमिटमेंट बीजेपी ने किया था 2 सीट देने का, तो ऐसे में जो सीट मुकेश सहनी नहीं लेंगे वो सीट उपेंद्र कुशवाहा के पाले में चली जाएगी। और उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। काराकाट जो है वो जेडीयू के पास है, तो 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर बातें बन चुकी है जेडीयू की तरफ से। सिर्फ 2 सीटें और है जो अदला बदली होगी, जिसमें माना जा रहा है कि काराकाट की सीट एक होगी जो उपेंद्र कुशवाहा के पास जा सकती है, और दूसरी तरफ किशनगंज सीट है जो बीजेपी चाहती है अपने कैंडिडेट को लड़ाने के लिए, जिसमें शहनवाज हुसैन का नाम आगे चल रहा है। तो ऐसे में सीटों के बंटवारे जो नंबर्स हैं वो साफ हो गया है। अब उम्मीदवार और जो इसकी औपचारिक घोषणा वो होना बाकी है। जी, कितना इंतजार प्रकाश, अगर फॉर्मूला तय हो गया है, सीटों को लेकर भी आपने पूरी जानकारी दे दी है, तो कितना इंतजार और करना पड़ सकता है? कब तक इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है? देखिए, जैसा कि मामला सिर्फ मुकेश सहनी को लेकर है, अगर मुकेश सहनी से सहमति बन जाती है और अगर वो मान जाते हैं, अगर इसके आगे कोई बार्गेन नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से अगले 48 घंटे के अंदर में जरूर से ऐलान हो जाएगा। जी जी, ठीक है प्रकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, और साथ ही साथ प्रकाश आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे चिराग पासवान की जो नाराजगी थी, सीटों को लेकर कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पा रही थी, उसे लेकर उन्होंने लगातार शक्ति प्रदर्शन भी किया, और कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि जो फॉर्मूला है वो तय हो गया है, जल्दी औपचारिक की घोषणा की तैयारी की जा रही है। बहुत धन्यवाद प्रकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबर अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर है, एक देश एक चुनाव को लेकर रामनाथ कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। कमेटी ने 18,000
626 पन्नों की रिपोर्ट दी है, ये जानकारी मिल रही है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो रिपोर्ट है वो सौंपते हुए रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया था इस कमेटी का, वो 18,000 से ज्यादा के पन्नों की रिपोर्ट है जो इस वक्त सौंपते हुए नजर आ रही है। पहली तस्वीर भी सामने आई है और आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर रामनाथ कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। कमेटी के जो और सदस्य हैं वो भी इस तस्वीर में आपको नजर आएंगे। 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट है जो राष्ट्रपति को सौंपी गई है।